लाइक गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए एक और प्यारी सी क्लास में आप सबका स्वागत है। डियर, लास्ट क्लास में हमने टेंस स्टार्ट किया था। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने लास्ट क्लास देखी है उन्हीं को आज की क्लास ठीक है समझ आएगी। ये नहीं कि पिछली क्लास नहीं देखी तो फिर आज की देखी ना, कैसा देख लो 80% चीजें समझ आएंगी। लेकिन इस क्लास के बाद आपको क्या करना है, टेंस की क्लास 1 भी कंप्लीट करनी है, प्रीवियस क्लास ट्रिपल की हुई थी और आज की भी कंप्लीट करनी है। उसके बाद ही फिर अगली क्लास में बैठना, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। तो लाइव बैच का तभी मजा है मेरे दोस्त जब आप क्लासेस मिस ना करें और मेरे साथ साथ रेगुलर रहें। टेंस टॉपिक की अगर बात करें तो ये फाइल हमने सेव की थी, है कि नहीं भाई? फाइल क्या की थी हमने? सेव की थी। क्या नाम लिखा था भाई उसका? टेंस टॉपिक आई थिंक। तो कल बड़ी प्यारी से सस्पेंस में हमने, ठीक है, प्यारी से सस्पेंस में हमने चीजों को छोड़ा था डियर। और वो प्यारा सा सस्पेंस ये था कि जो टेंस होता है आखिरकार वो होता क्या है, टेंस जो आखिरकार होता है वो होता क्या है। तो हमने देखा टेंस का बेसिक पार्ट और टॉपिक हमारा जो स्टार्ट था इसमें होता है टेंस एंड वर्ब बेसिक पार्ट। हमने यहां तक किया डियर कि जो टेंस है वो टाइम एंड एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, किसी की पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, किसी भी टाइम पर किसी एक्शन के होने को दिखाता है, ठीक है। चलिए अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं डियर। देखो, अगर हम ये माने कि टेंस सिर्फ एक्शन की बात करता है, अगर इस डेफिनेशन की माने डियर, अगर हम इस डेफिनेशन की माने कि टेंस सिर्फ और सिर्फ एक्शन की बात करता है, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर किसी भी एक्शन का होना, तो आप क्या लिखोगे? एक्शन एट अ पर्टिकुलर टाइम। आप ये बोल सकते हैं एक्शन और पर्टिकुलर टाइम। तो किसी भी एक्शन का किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर होना, ये टेंस है। अगर बेटा इस डेफिनेशन को हम मान के चलते हैं तो यहां पर कुछ समस्याएं हैं जो हमारे सामने खड़ी होती हैं। ध्यान से सुनिएगा, वो समस्याएं क्या है, कॉपी नहीं करना, सिर्फ सुनना है बेटा। जब आप ये बोलते हो आई प्ले हॉकी, एक बंदे ने बोला मैं हॉकी खेलता हूं, बताओ क्या इस समय वो हॉकी खेल रहा है बेटा? क्या वो इस समय हॉकी खेल रहा है? नहीं खेल रहा ना। फिर ये टेंस कैसे हुआ? लेकिन ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आप इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलोगे, प्रेजेंट दिखा रही है, आप बोलोगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन इस समय तो हॉकी नहीं खेल रहा बेटा। तो इस हिसाब से तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि टेंस का मतलब है पुत्र कोई भी एक्शन जो पर्टिकुलर टाइम पे है, कोई भी एक्शन जो पर्टिकुलर टाइम पर है, बट इसका तो पर्टिकुलर टाइम पे तो नहीं हो रहा। मैं तो भी बोल रहा हूं आई प्ले हॉकी, बट अभी तो नहीं खेल रहा, तो टेंस नहीं होना चाहिए। तो गड़बड़ हो गया। चलो एक बात बताओ, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं ये बोल दूं, इसके अलावा कॉपी नहीं करना बेटा। अगर मैं ये बोल दूं दे आर वाचिंग अ मूवी, वो एक मूवी देख रहे हैं। दे आर वाचिंग अ मूवी, वो एक मूवी देख रहे हैं। अच्छा बेटा एक बात बताओ, इसको लॉजिकल सोचो। वो एक मूवी देख रहे हैं। जब मैं मेरे पास कोई आया बोला भी कहां है, मैंने बोला दे आर वाचिंग अ मूवी, वो तो एक मूवी देख रहे हैं। अब आप लॉजिकल सोचिए बेटा, वो एक मूवी देख रहे हैं। ये बात जब आपने बोली होगी तो मूवी तो उससे पहले से देख रहे होंगे। जब आपने बात बोली होगी बेटा तो मूवी तो उससे पहले से देख रहे होंगे। पहले से देख रहे होंगे तो उन्होंने पास्ट में मूवी देखना चालू किया, हां, और अभी भी देख रहे हैं प्रेजेंट में। हां, तो ये तो दो टाइम मिक्स हो गए इसमें। तो भाई प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आप टेक्निकली देखोगे बेटा तो दो टाइम मिक्स है। आप ये बोलो मूवी देख रहे हैं तो मूवी देख रहे हैं, तो बैठे हैं और मूवी देख रहे हैं, तो मूवी का अभी देख रहे हैं। अरे भाई चाहे कुछ सेकंड हो गई हो बेटा, चाहे कुछ मिनट हो गई हो, चाहे घंटा हो गया, कुछ भी हो गया, चाहे कुछ सेकंड बीत गई होगी, तो भाई तो आपको नहीं लगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का आखिरकार मतलब क्या होता है बेटा? जो काम पास्ट में चालू हुआ अभी भी चालू है, जो काम पास्ट में चालू हुआ अभी भी चालू है। मैंने बोला पढ़ा रहा हूं आपको, पढ़ा रहा हूं तो 1-2 मिनट हो गए बेटा। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का मतलब जो काम चल रहा है क्या वो अभी स्टार्ट हुआ था? नहीं, स्टार्ट तो अभी नहीं हुआ बेटा, स्टार्ट तो पास्ट में हुआ। तो इसमें भी दो टाइम मिक्स है। लेकिन टेंस कहता है कि पर्टिकुलर एक्शन को बताओ पर्टिकुलर टाइम पर, तो इसका तो कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, तो इसमें तो प्रेजेंट और पास्ट मिक्स है। वो एक्शन जो पास्ट टाइम में स्टार्ट हुआ अभी भी चल रहा है उसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस बोलते हैं। तो गड़बड़ हो गई। चलो बेटा, इसका मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस भी टेंस नहीं है टेक्निकली। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस भी टेंस नहीं है बेटा। दूसरा, तीसरी बात, अगर मैं ये बोल दूं बेटा दे हैव ईटन मेनी एप्पल्स, उन्होंने कई सारे सेब खा लिए। अब बेटा प्रेजेंट परफेक्ट होता है ना, टेंस आप सबको पता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज थर्ड फॉर्म आती है और बताऊंगा भी। उन्होंने सारे एप्पल बहुत सारे एप्पल खा लिए। दे हैव ईटन मेनी एप्पल्स। एक बात बताओ बेटा, वो एप्पल अब प्रेजेंट परफेक्ट बोल रहे हो, वो एप्पल उन्होंने अब खाया या पास्ट में खाए होंगे? बेटा एक बात बताओ, उन्होंने अब खाया, मैंने कल एग्जांपल दिया था, पानी लो, मैंने पानी पी लिया, मैंने पानी पी लिया, तो पिया अभी की पास्ट में, चाहे वो थोड़ी देर पहले हुआ हो चाहे वो बहुत पहले हुआ हो, पिया तो पास्ट में बेटा। अरे काम खत्म होते ही पास हो गया। आपने बोला सर लंच कर लिया, मैंने बोला बेटा मैंने लंच कर लिया है, मैंने लंच कर लिया, किया तो पास्ट में बोल, प्रेजेंट में रहा हूं। इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट की अगर बात करें तो उसमें ये होता है मेरे बच्चे, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में ये होता है कि आप पास्ट में हुए कंप्लीट काम को प्रेजेंट में बोलते हो। काम कंप्लीट कब हुआ? पास्ट में, और बोलते कब हो? प्रेजेंट में। तो उस हिसाब से तो प्रेजेंट परफेक्ट भी टेंस की इस डेफिनेशन पर खरा नहीं उतरा कि पर्टिकुलर एक्शन पर्टिकुलर टाइम। आगे सुनिएगा बेटा, ये चीजें देखना बहुत बड़े लेवल पे काम आएंगी। कॉपी कुछ नहीं करना, अभी तो समझाने की आपको कोशिश कर, कॉपी नहीं करना बेटा। अगर मैं ये बोल दूं बेटा दे हैव बीन क्लीनिंग देयर रूम फॉर 2 आवर्स, बेटा वो 2 घंटे से अपना रूम साफ कर रहे हैं, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस लगा दिया बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस लगा दिया। वे 2 घंटे से अपना रूम साफ कर रहे हैं, तो 2 घंटे से साफ कर रहे हैं, तो बेटा टेक्निकली सोचो 2 घंटे तो हो गए, 2 घंटे से साफ करे, 2 घंटे तो हो गए, तीसरा चालू है। लेकिन बेटा जो 2 घंटे हो गए वो तो पास्ट का टाइम हो गया। 2 घंटे से रूम साफ कर रहे हैं, अभी तो नहीं करेंगे, पास्ट में चालू होगा। हाँ, कुछ पार्ट हो गया और कुछ अभी भी चल रहा है। तो इसमें भी 2 टाइम का मिक्स हो गया बेटा, पास्ट भी रेफरेंस है, प्रेजेंट की रेफरेंस है। तो बेटा 2 टाइम तो नहीं हो सकते इसमें। क्यों नहीं हो सकते भाई साहब? पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर एक्शन को बताने का काम क्या होता है? टेंस का होता है। अब थोड़ी देर बताऊंगा बेटा, ये मैं बातें बता रहा हूं, इसकी अहमियत क्या है, इसकी बहुत सारी अहमियत है मेरे बच्चे, अभी जाओगे। तो टेक्निकली तो बेटा प्रेजेंट टेंस में जितने भी टेंस है, अगर टेंस की डेफिनेशन मानोगे आप तो वो है ही नहीं कोई भी टेंस। क्या ये तो समस्या होगी? चलो बेटा पास्ट की बात करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट देखो, ध्यान से सुन। मैंने बोला ही केम एट, हां बेटा अभी अभी जब मैंने क्लास स्टार्ट किया, टाइम नोट करते, सपोज को टाइम नोट करते, तो आपने बोला सर ही केम एट 8 o'clock, ही केम एट 12 o'clock, ठीक है। अब जितना भी टाइम बोल दोगे, सपोज बेटा मैंने ये बोल दिया केम एट 8 o'clock, वो 8 बजे आता। अच्छा कितने बजे? 8 बजे, 8 बजे आ गया। ओहो, पास्ट का टाइम, पास्ट की बात एकदम मस्त है। यही तो चाहिए था बेटा, यही तो चाहिए था, पर्टिकुलर एक्शन पर्टिकुलर टाइम। 8 बजे आता, कितने बजे आता? 8, ठीक है। 8 बजे और आया था। अरे आगे तुम कितने? 8, हां 8 बजे आता। इसका मतलब जो चाहिए था वो मिल गया, पर्टिकुलर एक्शन पर्टिकुलर टाइम। तो इस टाइम पर एक्शन हुआ, इसमें कोई दो टाइम मिक्स नहीं बेटा। अरे तो बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही है बेटा। अगर ये बिल्कुल सही है तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे खरा उतर रहा है, ये एग्जांपल तो खरा उतर रहा है, तो पास्ट इंडेफिनिट बोल सकते हैं। वेरी गुड। तो पुत्र अब आगे सुनिए। अब ध्यान से मैं अगर कहता हूं ही वाज वाचिंग अ मूवी, याद करो वो एक मूवी देखा था बेटा। जब तुमने उसको मूवी देखते हुए देखा होगा तो मूवी तो उससे पहले से चालू कर चुका होगा देखना, मतलब उसके भी पास से भी पहले चालू कर चुका होगा। जब तुमने उसे मूवी देखते हुए देखा होगा, अरे ये तो मूवी देखा है, ये तो मूवी देखा था, तो मूवी देखा था जब तुमने बात बोली होगी उससे पहले उसने मूवी देखनी चालू कर दी होगी। 2 टाइम मिक्स हो गया बेटा, ये तो 2 टाइम मिक्स हो गया। हां, इसका मतलब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं, पास्ट इंडेफिनिट तो बन रहा है, पास्ट इंडेफिनिट तो बन रहा है, कंटीन्यूअस नहीं बन रहा बेटा। पास्ट परफेक्ट देखो, पास्ट ठीक है, परफेक्ट देखो, वो मूवी देख चुका था, मतलब जब तुमने ये बात बोली उससे पहले ही देख चुके थे, फिर से 2 टाइम मिक्स, पास्ट से भी पहले ही वो काम तुम कर चुके थे। वो 2 घंटे से खेल रहा था, 2 घंटे से खेल रहा था, तो पहले ही वो चालू कर दिया, उसने खेलना, तभी तो 2 घंटे खेला होगा, तीसरा चालू होगा, फिर से 2 टाइम मिक्स। इसका मतलब पास्ट टेंस में सिर्फ एक ही टेंस मिला है, पास्ट इंडेफिनिट। चलो बेटा फ्यूचर की बात करते हैं। मेरे बच्चे फ्यूचर तो सारा का सारा अजम्पशन है, फ्यूचर तो इमेजिनेशन है, अजम्पशन है, प्रेडिक्शन है। क्या होगा? मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा, दिए तो नहीं, मैं वहां जाऊंगा, गए तो नहीं, मैं मुंबई जाऊंगा, गए तो नहीं। तो फ्यूचर क्या होता है बेटा? इमेजिनेशन जो किससे बनाते हैं? मॉडल पढ़े होंगे ना बचपन में, थोड़ा विलो शेल का यूज करके बनाते हैं। तो बेटा फ्यूचर भी टेंस का हिस्सा नहीं माना जाता।
आपने कितनी बार सुना होगा कि मॉडर्न इंग्लिश में टेक्निकली फ्यूचर टेंस इज नॉट द पार्ट ऑफ टेंस. We cannot consider future as a tense because future is used to represent assumptions, predictions, imaginations. You can say so. Will and shall are models that are used to predict the future, that are used to represent the future. Are you getting me? Yes or no? तो जो हिंदी में बोलो इंग्लिश में बोले बेटा. तो फ्यूचर भी टेंस नहीं है. अब आपने कितनी बार ये सुना होगा कि भाई साहब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में से फ्यूचर टेंस नहीं होता. मॉडर्न इंग्लिश की माने तो दो टेंस होते हैं बेटा. मॉडर्न इंग्लिश की माने तो दो टेंस होते हैं. मैं कह रहा हूं अगर टेंस की डेफिनेशन माने तो सिर्फ एक टेंस है बेटा. ओनली पास्ट इंडेफिनिट कैन बी कंसीडर्ड एज अ टेंस. ध्यान से समझ बात. पास्ट इंडेफिनिट में तुम ये बोल पाओगे इतने 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 इतने. उसने 11 बजे गोली चलाई थी तो 11 बजे. ये चीज होती है बेटा. तो इसलिए फ्यूचर को भी टेंस नहीं बोला गया क्योंकि फ्यूचर इमेजिनेशन उसमें क्या होगा. सो ये चीजें आपको जाननी. तो घूम फिर के हमें क्या पता चला. घूम फिर के हमें बहुत ही प्यारी सी बात ये पता चली मेरे दोस्त. प्यारी सी बात हमें ये पता चल गई कि जब कभी भी आप इन चीजों को ठीक है ध्यानपूर्वक चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं तो हमेशा आप सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर पहुंचते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस. फिर हमारी खोपड़ी घूमी सर फिर बाकी टेंस क्यों पढ़ते हैं. अब मैं आपको बताता हूं बेटा बाकी टेंस क्यों पढ़ते हैं. बात बड़े ध्यान से सुनिए. हुआ क्या मेरे पुत्र. टेंस की ओरिजिनल डेफिनेशन ये है. ठीक है. तो इसको पता है क्या बोलोगे. टेंस और एरर लगाइएगा. इसके लिखिएगा फिक्स्ड डेफिनेशन. फिक्स्ड डेफिनेशन. अगर मेरे पुत्र आप टेंस की फिक्स्ड डेफिनेशन की बात करते हैं बेटा तो ये होती है टेंस की फिक्स्ड डेफिनेशन. ये होती है टेंस की फिक्स्ड डेफिनेशन. दिस इज द फिक्स्ड डेफिनेशन ऑफ टेंस. लेकिन होता क्या है पुत्र हम फिक्स्ड नहीं पढ़ते. हम क्या पढ़ते हैं टेंस की फिक्स्ड प्लस वेरिएबल डेफिनेशन. तब जाके वो चीजें रियल लाइफ से रिलेट होती है. टेंस का एग्जैक्टली मतलब बेटा किसी भी एक्शन का किसी पर्टिकुलर टाइम पर होना. किसी भी एक्शन का किसी पर्टिकुलर टाइम पर होना. समझ रहे हो. लेकिन तुम बोलो धरती घूमती है हमें ठीक है हम लोग ठीक है भगवान ने बनाए हैं. तुम कुछ कुछ बातें बोल रहे हो जो रिलेट नहीं कर रही एक्शन से. तुम क्या करोगे. जो एक्शन नहीं है तो उस हिसाब से तुम टेंस नहीं बना पाओगे. ये मेरा दोस्त है तो कोई एक्शन हुआ नहीं. इस हिसाब से तो टेंस नहीं होना चाहिए. बेटा मैं कहता हूं ही टीचर कोई अध्यापक है ये कोई एक्शन तो नहीं है तो इसको तो हम टेंस बोलना छोड़ देंगे. फिर तो टेंस नहीं है. ऐसे तो प्रॉब्लम फंस जाएगी. इसीलिए बेटा हम क्या करते हैं कि जो एक्शन वाली वर्ब ही नहीं है बेटा बताया था मैंने जो नॉन एक्शन वर्ब होती है याद करो कहां गया ये रहा बेटा एक्शन और नॉन एक्शन. तो नॉन एक्शन तो आएगा नहीं टेंस में क्योंकि टेंस डेफिनेशन में शामिल नहीं है नॉन एक्शन चीजें तो प्रॉब्लम होगी. तो फिर हम क्या करते हैं सर अब बेटा अब पढ़ाता हूं आपको पॉइंट नंबर 5. चार तक समझ आ रहा. कल का फिक्स्ड डेफिनेशन लिखी बेटा चौथी. अब पांचवें में मैं क्या करूंगा ध्यान से सुनो. टेंस हाँ क्या होता है बेटा पर्टिकुलर टाइम पर हाँ किसी किसको बताते हो पुत्र एक्शन को. पर्टिकुलर टाइम पर किसको बताते हो किसी एक्शन को. किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी एक्शन का होना वो क्या होता है बेटा टेंस. पुत्र ये क्या है इसकी फिक्स्ड डेफिनेशन. हाँ लेकिन बेटा पर्टिकुलर टाइम पे खाली एक्शन नहीं बताया जाता. पर्टिकुलर टाइम पे हो सकता है आप कुछ और इंफॉर्मेशन भी दे दो. दूसरी जरूरी नहीं है पर्टिकुलर टाइम पर एक्शन का होना. पर्टिकुलर टाइम पर एक्शन का होना. पर्टिकुलर टाइम पर एक्शन का होना. You can use the bilingual language to write down it, and you all can understand the Hindi language, and you know how to write down the Hindi language. So do not try to write down it into the English language only. You have to write down the Hindi. Correct? So आप देखो बेटा एक्शन का होना टाइम पर किसी टाइम पर एक्शन का होना. बट जरूरी नहीं है पुत्र एक्शन हो. आप खाली क्या कर सकते हैं एक्शन इन्फॉर्मेशन. एक्शन इन्फॉर्मेशन आप खाली किसी भी पर्टिकुलर किसी भी समय पर एक्शन की इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं. ऐसा नहीं कि उस टाइम पे एक्शन हो. एक्शन की इन्फॉर्मेशन दे दो बस. जैसे मैं हॉकी खेलता हूं तो मैं हॉकी प्लेयर हो गया. मैं हॉकी खेलता हूं आई प्ले हॉकी. आई प्ले हॉकी. मैं हॉकी खेलता हूं तो अभी नहीं खेल रहा भाई मैं एक्शन हो नहीं रहा. मैं तो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं. मैं सुबह जल्दी उठता हूं तो क्या अभी उठ रहा हूं मैं नहीं. मैं तो अपनी आदत बता रहा हूं. मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत मेहनत करता हूं. मैं तो अपना नीचे बता रहा हूं. फिर सिंपल हुई ना. तो एक्शन इन्फॉर्मेशन देना किसी भी पर्टिकुलर समय पर किसी भी एक्शन की इन्फॉर्मेशन दे दो. मैंने 4 एप्पल खा लिया हाँ भले ही पास में खाए बता प्रेजेंट में रहा क्योंकि प्रेजेंट से रिलेट करना है. मैंने तो 4 एप्पल खा लिया. मैं बोला हाँ बेटा मैंने लंच कर लिया. लंच अभी पास में किया. प्रेजेंट में क्यों बता रहे हो अभी पूछ रहे हो आप तो लेट कर रहा हूं. आपने पास लेके आ गए सर एक काम करो ये लो कचौड़ी खाओ. मैंने बोला बेटा मैंने तो खाना खा लिया. मैं नहीं खाऊंगा कचौड़ी. तो वो एक्शन इन्फॉर्मेशन कब हो सकती है. वो एक्शन इन्फॉर्मेशन बेटा प्रेजेंट टाइम में हो सकती है. वो एक्शन इन्फॉर्मेशन पास्ट टाइम में भी हो सकती है. वो एक्शन इन्फॉर्मेशन फ्यूचर टाइम के लिए भी हो सकती है. जो काम तुम प्रेजेंट टाइम पास्ट टाइम या फ्यूचर टाइम किसी की भी इन्फॉर्मेशन बोल रहे हो. फ्यूचर में ऐसा आज नहीं कर रहा. फ्यूचर में करूंगा. मैं कल पार्टी करेंगे कल करेंगे तो फ्यूचर में वो काम करूंगा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूं. पक्का होगा वो काम. भगवान थोड़ा मेरे को कल किसने क्या देखा क्या पता किसी सांस से आखिरी दिन चल रही हूं आज. हमको क्या पता भाई भगवान का बुला बुला. सही है. तो ये चीजें आप दिमाग में बैठिए. तब मजा आएगा चीजों को देखने में. तो प्रेजेंट टाइम में कोई इंफॉर्मेशन दो पास्ट टाइम की कोई इंफॉर्मेशन दो फ्यूचर टाइम की कोई इंफॉर्मेशन दो वो भी टेंस. ठीक है. तो ये तो इसकी फिक्स्ड डेफिनेशन थी. ये वेरिएबल फैक्टर्स हैं मतलब प्लस हम बाकी चीजों को भी इंक्लूड करते हैं बेटा. दूसरा अच्छा जरूरी है कि तुम खाली एक्शन की दो. क्या पता बेटा तुम नॉन एक्शन भी दो. नॉन एक्शन के लिए नॉन एक्शन इंफॉर्मेशन मतलब वो इंफॉर्मेशन बेटा जो एक्शन नहीं है. जैसे मैं बोला आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं. आप बहुत अच्छे स्टूडेंट. ये कोई एक्शन तो नहीं है. यू आर गुड स्टूडेंट. ये कोई एक्शन तो नहीं है बेटा. ठीक है वेरी गुड. तो ये चीजें आपके दिमाग में. तो एक्शन इंफॉर्मेशन है नॉन एक्शन इंफॉर्मेशन है. ठीक है वेरी गुड. तो किसी भी टाइम पर किसी भी टाइम रेफरेंस में एक्शन की इंफॉर्मेशन या एक्शन का होना या किसी भी टाइम पर नॉन एक्शन की इंफॉर्मेशन हाँ कुछ भी तो वो सब टेंस है. तो टाइम के साथ एक्शन टाइम के साथ नॉन एक्शन टाइम के साथ कोई भी इंफॉर्मेशन दो बेटा वो सब टेंस है. तो उसमें टाइम जरूर होगा पुत्र और उस टाइम पर आप क्या इंफॉर्मेशन देना चाहते हो कोई भी इंफॉर्मेशन दो वो अपने आप में टेंस है. तो बच्चे ये आ गए उसके फिर वेरिएबल फैक्टर्स. दिस इज द रीजन वी कंसीडर टेंस और यू कैन से वी कंसीडर फ्यूचर एज अ टेंस. तो फ्यूचर को भी हमने कंसीडर कर दिया एज अ टेंस. टेक्निकली वो नहीं करना चाहिए फिर तो वो तो इमेजिनेशन है. लेकिन वो कर दिया गया कि फ्यूचर से भी इंफॉर्मेशन हो सकती है. समझिए. फिर सर इतना डीपली क्यों पढ़ा रहे हो. जरूरत है भाई ताकि तुम्हारा होता है अपना आप पे प्राउड फील करो कि हम रट नहीं रहे पागलों की तरह प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस पास्ट टेंस. हमें पता है टेक्निकल ये है और ये चीजें कैसे पैदा हुई. तो बेटा ये चीज का होना बहुत जरूरी है. तब चीजें बहुत अच्छी समझ पाओ. वरना कितने सारे बच्चे मॉडल्स पढ़ते हैं हाँ मॉडल्स के कभी नाउन से एरर बनते हैं ना फिल्म ब्लैंक्स बनते हैं बस रट लेते हैं. कैन पॉसिबिलिटी को दिखाता है कैन एबिलिटी को दिखाता है कैन परमिशन के लिए भी यूज होता है कैन पॉसिबिलिटी को भी दिखाता है कैन स्लैंग के लिए भी यूज होता है कैन ये एबिलिटी को दिखाता है. क्या ऐसे थोड़ा पेपर निकलेगा. समझ पाएंगे बात को भाई ऐसे थोड़ा पेपर निकलेगा. तो आपको इसके लिए चीजों को टेक्निकल जानना होगा तब समझोगे जियोगे चीजों को इंग्लिश में. चलो भाई ये आ गया. हाँ तो ये चीजें हैं प्लस आप क्या कह सकते हैं अदर इन्फॉर्मेशन. कोई भी इन्फॉर्मेशन आप देते हो मतलब एनी इन्फॉर्मेशन ठीक है रिगार्डिंग एनी टाइम प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर. प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के टाइम पर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन देते हो बेटा टेंस है. टेक्निकली टेंस क्या है. टेक्निकल तो ये है बेटा इसकी फिक्स्ड डेफिनेशन और इसके अकॉर्डिंग ओनली वन टेंस पास्ट इंडेफिनिट सिर्फ टेंस. इसलिए कई बार मेरे को ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज वगैरह की बुक्स उठाते हैं या कई ऑथर्स को फॉरेन राइटर्स को जब आप देखते हैं तो कहते हैं टेंस सिर्फ एक होता है बाकी सब वेरिएबल उसके फैक्टर्स. सो टेंस में हम सिर्फ एक चीज नहीं देखते हम वेरिएबल फैक्टर्स को भी देखते हैं बाकी जो होता है. ठीक है वेरी गुड. तो ये चीजें आप दिमाग में बैठाइए. मैंने चलो भाई फाइनली ये चीज होगी. अब हमारे दिमाग में पता है क्या है टाइम को कैसे दिखाएं और एक्शन को और इन बाकी चीजों को कैसे दिखाएं. बट टेंस तो तभी बनेगा टाइम को कैसे दिखाएं और बाकी चीजों को कैसे दिखाएं क्योंकि तो थ्योरेटिकल हो गया. अब ये थ्योरेटिकल चीजें प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई होती है. ठीक है थ्योरेटिकल चीजें प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई होती हैं आओ जानते हैं. अब पॉइंट नंबर 6 में ध्यान से सुनिए बेटा. देखो 6 क्या हुआ. आपने बोला टेंस जो है क्या यहीं पे लिखवा दो बेटा. मैं यहीं पे लिखवा दूं. आइए देखो कैसे. भाई जो टाइम है हाँ जो टाइम है वो कैसे रिप्रेजेंट होगा और ये जो बाकी चीजें हैं ये कैसे रिप्रेजेंट होगी. ठीक है इनको मैं बताता हूं. देखो जब आपको टाइम भी दिखाना हो तो पता है आप क्या करते हैं हेल्प ऑफ वर्ब. हेल्प ऑफ अ वर्ब. एक वर्ब की हेल्प लेते हैं मेरे बॉस टाइम दिखाने के लिए. दूसरा अगर आपको ये चीजें भी दिखानी है बेटा
ऐसे लगा दीजिएगा। ये चीजें दिखानी है तो आप इसमें भी लेते हैं मेरे बच्चे हेल्प ऑफ अ वर्ब। आप एक वर्ब की हेल्प लेते हैं बेटा, आप वर्ब की हेल्प लेते हैं समय टाइम के रेफरेंस के लिए भी, आप वर्ब की हेल्प लेते हैं मेरे पुत्र, ठीक है, इन चीजों के लिए भी। आप बोलोगे सर कैसे समझ नहीं आया, चलो मैं समझाता हूं। अच्छा कब कब कब? अरे बोलते यार 1 बजे खाते हैं, ठीक है ना, ये बोल दे एक बार। हाँ उनकी बेटा 1 सेकंड रुकिएगा आप लोग ना, 1 सेकंड दीजिए। चलो वापसी करते हैं, ठीक है। धन्य जी देखो आगे सुनिएगा, तो हमने क्या बोला, टेंस टाइम हमारे दिमाग में बैठ रहा है, कुछ कुछ बड़ी बड़ी बातें सीख रहे हैं। अब तुम्हें ऐसा फील हो रहा है हम भी थोड़े बड़े बच्चे हो रहे हैं, अब हम थोड़ी बड़ी बड़ी बातें सीख रहे हैं। अब आप पता क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे सर मतलब ये टाइम भी हम वर्ब की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीजें भी वर्ब की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे कैसे देखें। चलो देखो ध्यान से सुनिएगा कैसे। एक बात बताओ, कभी एक बात आपने सोची है, सिर्फ एग्जांपल लिखाऊं कैसे, फिर मैं भी बताऊंगा, सिर्फ एग्जांपल लिखाऊं, कॉपी नहीं करना है, रफ, ठीक है, कॉपी नहीं करना है, रफ, कैसे, ध्यान से सुनिए, ठीक है। देखो आप ही लिखते हो, हाँ ऐसे लिखते हो, कॉपी नहीं करना है, ठीक है। आप डूइंग लिखते हो, ओहो आप ऐसे लिखते हो, कॉपी नहीं करना बेटा, रफ। मैंने क्या लिखा, ही इज डूइंग हिज वर्क, ठीक है, ही इज डूइंग हिज वर्क। रक्षाबंधन पे घर बेटा दिल्ली से हूं मैं, दिल्ली घर दिल्ली में पैदा हुआ, दिल्ली के ही हम, कहां जाऊं, दिल्ली में है। देखो तो ही इज डूइंग हिज वर्क, वो अपना काम कर रहा है। अब ध्यान से एक चीज को सीखिएगा बेटा, इसको देख के क्या चिल्लाते हो, तुम्हें नहीं लगा तुम इसको देख के कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस चिल्लाने लग जाते हो, कॉन्टिन्यूस 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 ऐसे नहीं चिल्लाते हो, आपको नहीं लगा। आप बचपन में इसे क्या बोलते थे बेटा, हेल्पिंग वर्ब, और इसे बचपन में आप क्या बोलते थे, मेन वर्ब, है ना, ऐसे बोलते थे ना। अभी लिखाऊंगा सारी चीजें, समझा रहा हूं, फिर लिखाऊंगा भी, ठीक है बेटा। इसको देखते वर्ब को देखते क्या बोलते थे, कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस, वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, ये प्रेजेंट है या पास्ट है, आप पता क्या बोलोगे, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। अच्छा अब इसको हटा के मैं वॉइस लिख दूं तो पता क्या बोलोगे, पास्ट पास्ट। इसका मतलब मेरे छोटे जो मैं कह रहा हूं बात साबित हो गई। आप समय भी एक वर्ब की हेल्प से बोल रहे हो, चाहे वो हेल्पिंग या मेन हो, और आप मेरे दोस्त वो आगे एक्शन या नॉन एक्शन जो भी बोल रहे हो वो भी वर्ब से ही बोल रहे हो मित्र। तो परेशानी का है कि सारी चीजें तो आप वर्ब की हेल्प से बोलने लग रहे हो, यहाँ पे ये भी वर्ब की हेल्प से, ये भी वर्ब की हेल्प से, तो एक्शन भी वर्ब की हेल्प से, और टाइम भी वर्ब की हेल्प से, तो ये भी वर्ब की हेल्प से, वो भी वर्ब की हेल्प से, तो महाराज आखिरकार कर क्या रहे हो आप। तो ये भी वर्ब की हेल्प से बताया जाता है, ये भी वर्ब की हेल्प से बताया जाता है। तो जो आप टेंस की आइडेंटिफिकेशन करते हैं मेरे पुत्र, आप वहां वर्ब से ही टेंस की आइडेंटिफिकेशन कर रहे होते हैं। इसका मतलब मैंने कहा मेरे बच्चे कि टेंस होता है टाइम और एक्शन, टाइम भी वर्ब की हेल्प से दिखाते हैं, एक्शन भी वर्ब की हेल्प से दिखाते हैं। इसका मतलब वर्ब ही टेंस है। भाई मेरी एक बात बताओ बेटा, x बराबर है 2 और y की वैल्यू भी है 2, इसका मतलब x बराबर है y के। क्लियर हुआ। अब मेरे दोस्त खुद से सोचिए आप, अगर टेंस के मायने है टाइम पर एक्शन बताना, टाइम भी क्या दिखाएगी, वर्ब, एक्शन भी वर्ब, ये भी वर्ब, ये भी वर्ब, ये भी वर्ब, इसका मतलब वर्ब ही अपने आप में टेंस बताती है। इसका मतलब जो टेंस है वो वर्ब का हिस्सा है। सो टेंस इज द पार्ट ऑफ वर्ब, इसीलिए आप वर्ब को पहचान पहचान कर टेंस बताते रहते हैं बेटा। अगर मैं लिखता हूं ही गोज तो आप प्रेजेंट चिल्लाते हैं, मैं लिखता हूं ही वेंट तो आप फ्यूचर चिल्लाने लग जाते हैं। मेरे पुत्र मैं विल को लिखता हूं, ठीक है, ही विल को देयर तो आप विल देख के फ्यूचर फ्यूचर चिल्लाते हैं, या पास्ट चिल्लाते हैं, या प्रेजेंट चिल्लाते हैं। तो मेरे दोस्त आप देख तो वर्ब ही रहे हो, देख तो आप वर्ब ही रहे हो। इसका मतलब कमेंट रिफ्रेश करने दो पुत्र, इसका मतलब जो वर्ब है वही तो टेंस है घूम फिर के। समझ में आई बात। तो टेंस क्यों नहीं होता बेटा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपकी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, उसमें टेंस क्यों नहीं होता। उसमें आप क्या पढ़ते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, है ना, समझ आ गया, वो चीजें पुत्र। तो जैसे ही आपको ये वर्ब्स दिखाई दे रही है, आप बोलना चालू करते हो, आपको बेटा फर्स्ट फॉर्म दिखाई देती है वर्ब की, सिंगल फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म दिखती है प्रेजेंट, सेकंड फॉर्म दिखती है बेटा क्या बोलते हो पास्ट, विल दिख जाता है, शैल दिख जाता है, क्या बोलते हो फ्यूचर। तो विल शैल जो मॉडल है बेटा वो भी वर्ब ही होती है, हेल्पिंग वर्ब। दिमाग दौड़ गया, समझ में आई चीजें। तो ये बात अपने दिमाग में आप बैठाइए। So if you really want to identify the tense in any sentence, you have to recognize the verb, and according to the verb, you will tell about the tense. So we can say tense is the part of verb. Of course, we can say this is the reason in 8 parts of speech there is no tense, only verb headings there. So verb में ही क्या आ गया, tense. ठीक है, दिमाग हो गया तो अब जरा आगे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए तो यहाँ तक अब हमें क्या सीखना पड़ेगा, यहाँ तक हमने अब आगे क्या स्टेप होने चाहिए, अब आगे ये स्टेप होने चाहिए कि हमें पता हो कौन सी वर्ब कैसे रिप्रेजेंट करेगी, कौन से टेंस को रिप्रेजेंट करेगी, कैसे वर्ब्स को यूज किया जाता है टेंस बनाने के लिए। तो टेंस की आइडेंटिफिकेशन के लिए कैसे वर्ब्स को यूज किया जाता है, तो आप 6th पॉइंट लिखेंगे, ये था ना 5th पॉइंट में, ये जाना 6th पॉइंट लिखेंगे आप वर्ब, ठीक है। और वर्ब की क्या लिखेंगे, फॉर्म्स। बेटा वर्ब की डिफरेंट डिफरेंट क्या बनाई जाती है, फॉर्म्स बनाई जाती है जो टेंस को आइडेंटिफाई या रिप्रेजेंट करने में हेल्प करती है, ठीक है। कैसे, चलिए अब बचपन में आपने एक चीज पढ़ी थी, बड़े ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। बेटा इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसको बोला जाता है बेटा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसी को बेटा प्रेजेंट फॉर्म भी बोल दिया जाता है, क्योंकि आप फर्स्ट फॉर्म से कौन से समय को दिखाते हैं, प्रेजेंट को। फर्स्ट फॉर्म से कौन से समय को दिखाते हैं बेटा, प्रेजेंट को, इसीलिए इसको कई बार हम प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोलते हैं, इसीलिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हम प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोलते हैं। दूसरा बच्चे यहां से वर्ब स्टार्ट हो रही होती है, इसलिए इसको हम बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोलते हैं, इसी को हम बेटा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोलते हैं। तो कितने सारे नाम है इसको जरा बताइएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि यहीं से आप चीजों को स्टार्ट करते हैं। कई बच्चे इसे बोलते हैं बेटा V1, ये गलत है, इसको V1 नहीं बोला जाता बेटा, ये तो फिर टपोरी वाली बात होगी, V को भी पढ़ लिया, 1 को 1 पढ़ लिया। अगर आप इसको V1 बोलेंगे तो एक काम करते हैं, आज मेरे बच्चे मैथ्स की धज्जियां उड़ाते हैं, मैंने बोला x2 + y2 + 7z3, सामने वाले ने सर पकड़ लिया, भाई क्या मैथ्स की धज्जियां उड़ाओगे क्या, तो क्या हो गया, x2 ही तो है भाई, x स्क्वायर है, y स्क्वायर है, z क्यूब है, क्या मजे ले रहे हैं। फिर कहता अच्छा ऐसा है, फिर दिमाग उड़ा। तो जब आप कुछ भी अटपटा बोलेंगे पुत्र तो धज्जियां नहीं उड़ जाएंगी सब्जेक्ट की। ऐसा ही लैंग्वेज है बेटा, जब उसे कंप्लीट लैंग्वेज में लिखना था, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसने बोला इतना बड़ा लिखने से अच्छा है मैं उसका एक साइन बना दूं, उसका एक साइन बना दूं, तो उसने एक साइन बनाया मेरे बच्चे, और उसने उसको बोल दिया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जब वो ऐसे लिखता है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, चाहे आप उसको ऐसे लिख लो, 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 तो जैसे भी आप लिखो बेटा, लेकिन उसको पढ़ने का तरीका, तमीज और तहजीब तो होगी। यहाँ 1 2 3 खेल रहे हो तो V1 V2 V3, ठीक है। तो ये चीज आपको नहीं,
इस लैंग्वेज में आज से बात क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसको बोलते हैं, जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। आज बेटा फिर एक बनाएगी पुत्र सेकंड फॉर्म ऑफ, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब बनाएगी मेरे भाई, सेकंड फॉर्म ऑफ। अच्छा एक बात बताइएगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल क्या किस लिए होता है, मुझे जरा समझाएंगे। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, किस लिए किया जाता है सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल, पास्ट रिप्रेजेंट करने के लिए। इसलिए बेटा इसको पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोल दिया जाता है, क्योंकि इससे हम दिखाते हैं पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसलिए इसको पास्ट टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है सेकंड फॉर्म। तो बेटा प्रेजेंट का समय दिखा दिया, पास्ट का दिखा दिया, थोड़ी देर में फ्यूचर का दिखाऊंगा, बिल्कुल बेफिक्र नहीं। फिर एक फॉर्म बनाएगी बेटा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्या बोला हमने इसको, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है बेटा उसका एक और नाम पड़ गया परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसको परफेक्ट फॉर्म भी बोल दिया जाता है। ठीक है, इसको बेटा पास्ट पार्टिसिपल भी बोला जाता है, बट वो पार्टिसिपल्स में जानेंगे हम, इसको क्यों बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, इसको पार्टिसिपल क्यों बोला जाता है बाकी बातें हैं, लेकिन अभी टेंस से रिलेट करोगे तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, परफेक्ट फॉर्म। ठीक है, चलिए इसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट फॉर्म। चलो फिर हमने क्या किया बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर इसी में सफिक्स कर दिया, जोड़ दिया मेरे बच्चे, क्या, आईएनजी। अब आप खुद से बताइए, जब फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी जुड़ता है छुटकुमियां, तो आप उसे क्या बोलते हो, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आपको ये चीजें आज बोलनी आ जाएंगी, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट में उसने एक चेंज कर दिया बेटा, क्या चेंज कर दिया, ध्यान से सुनिएगा। उसने चेंज कर दिया कि जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, हाँ, इसको बेटा एक और नाम दिया जाता है प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस वर्ब, बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लूरल वर्ब। इसलिए आप क्या करते हो बेटा, दे गो देयर, दे कम हियर, लेकिन जब ही होता है तो ही कम हियर नहीं, आप बोलते हो कम से, शी कम से, समझ आया। मैंने तो अब क्या देखा आपने, फर्स्ट फॉर्म पे जब आएंगे लगाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, कंटीन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब। अब ध्यान से सुना, इसका मतलब आपके दिमाग में आया क्या, सर इसको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं बोलते क्या, बेटा ये गलत है, ये गलत है, नहीं बोलते। कई टीचर्स और किताबों में आप इंडियन, ठीक है, ऑथर्स की किताबों में क्या देख लेते हैं, कई टीचर्स गलत छाप देते हैं उसको, फोर्थ, फिफ्थ फॉर्म, सिक्स्थ, बेटा ऐसे नहीं होती। वर्ब की फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, कंटीन्यूअस फॉर्म, कभी भी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इसको कभी भी मत बोलना बेटा, ग्रामेटिकल गलत है। मजा आया चीजों को जानकर, वेरी गुड। तो इसको प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब क्यों कहा जाता है, ध्यान से सुनिएगा, कॉपी करना बेटा। आप बोलते हो ना, दे गो देयर, हाँ, अब मैंने इसको हटाया, कम लिख दिया, दे कम हियर, दे कम हियर, वे यहां आते हैं, तो बेटा ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। ये कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल के साथ कैसे वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, इसी का नाम प्लूरल वर्ब होता है। तो वर्ब को सिंगुलर कैसे करें बेटा, ही है, हाँ, तो कम का क्या हो जाएगा, कम्स हियर हो जाता है बेटा, ही कम्स हियर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी सिखाऊंगा। तो वर्ब को सिंगुलर कैसे करते हैं बेटा, वर्ब पर एस और ईएस लगाते हैं। एक बात बताओ मेरे पुत्र, जब आपने वर्ब पर आईएनजी लगाया तो वो क्या बनी, कंटीन्यूअस फॉर्म, मतलब इसी को तुमने बदल दिया कंटीन्यूअस फॉर्म में। ठीक है, इसी को तुमने कंटीन्यूअस फॉर्म में बदल दिया मेरे पुत्र। जब आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पर एस और ईएस सफिक्स किया, जब आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पर एस और ईएस सफिक्स किया, बेटा फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी जोड़ा तो कंटीन्यूअस फॉर्म बनी। और मेरे पुत्र फर्स्ट फॉर्म पर एस और ईएस जब जोड़ते हैं हम तो वो कौन सी फॉर्म बनती है बेटा, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या बोलते हैं बेटा इसे, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। इन वर्ब की फॉर्म्स के अलावा कोई भी किसी भी वर्ब की फॉर्म की जरूरत नहीं पड़ती टेंस के लिए। अब हमारे दिमाग में आया, एक नोट करके जरा चीजों को समझते हैं। नोट करके क्या समझते हैं बेटा, सर अगर हमें फ्यूचर दिखाना होगा तो नोट करो, ठीक है, टू शो फ्यूचर टाइम, टू शो फ्यूचर टाइम वी यूज मॉडल्स, विल और शैल। बेटा बताऊंगा बाद में भी ध्यान से देखो बेटा, भाई फ्यूचर के लिए हमने क्या किया, अलग ही फॉर्म तैयार की वर्ब की, जिनको बोला गया बेटा मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। मॉडल्स जिन्हें आप बोलते हैं ना बेटा, जिन्हें आप मॉडल्स बोलते हैं ना बेटा, मॉडल्स मत बोलना, मॉडल्स होते हैं बेटा, मॉडल्स बोलते हैं, मॉडल्स, मॉडल्स, मॉडल्स नहीं, ठीक है, मॉडल्स पहले मॉडल्स बोलते हैं, अब चीजों को देखिएगा, बोल देते हैं कैजुअली, बट मॉडल्स बोलिएगा, ठीक है। तो टू शो फ्यूचर टाइम वी यूज मॉडल्स, फ्यूचर टाइम दिखाने के लिए बेटा मॉडल्स यूज करते हैं, मतलब इनमें से कोई भी वर्ब नहीं, इनमें हमने एक एक्स्ट्रा वर्ब पुश करनी पड़ती है। ठीक है, तो हमने ये क्या यूज की बेटा, एक्स्ट्रा वर्ब्स, एक्स्ट्रा वर्ब्स यूज की हमने, ये क्या दिखाने के लिए, फ्यूचर, फ्यूचर दिखाने के लिए हमने बेटा एक्स्ट्रा वर्ब्स लेकर आए। ठीक है, और विल और शैल एक्स्ट्रा यूज की, पता है कैसे, बताओ बेटा, देखो कॉपी करना है। जब आप ये लिखते हो बेटा दे गो देयर, वे वहां जाते हैं, तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हाँ इसको फ्यूचर इंडेफिनिट बनाओ, तो एक्स्ट्रा वर्ब लगा दो, विल, खत्म, दे विल गो देयर, बन गया फ्यूचर, है ना, ऐसे करते हो आप। तो फ्यूचर क्या दिखाया जाता है, एक्स्ट्रा वर्ब लगा देते हो। देन कैसे लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, फ्यूचर टेंस में पढ़ेंगे सारी चीजों को, बट एक साथ गैदर कर दिया। इस तरीके से बेटा आप सारा प्रेजेंट टेंस बता देते हो, सारा पास्ट टेंस बता देते हो, सारा फ्यूचर टेंस बताते हो। अब क्यों ना इसको पहचानने की कोशिश कर ली जाए। अब मेरे साथ साथ बोलिएगा एक बार, बोलो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब, कितने सारे नाम से इसको क्या बोलोगे, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कंटीन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है पुत्र, वेरी गुड। तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा, जब आपने इन चीजों को बोल दिया बेटा, इसका नाम प्लूरल वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, इसको बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोल दिया जाता है, इसके नाम भी लिख लेना, इतने सारे नाम इसमें। ठीक है, तो ये चार्ट आपके दिमाग में। अब इससे हेल्प क्या होगी, इससे हेल्प होगी बेटा, टेंस की आइडेंटिफिकेशन सीख जाएंगे। अब इससे आप टेंस की आइडेंटिफिकेशन सीख जाएंगे। ठीक है, बताऊं अभी, लेकिन अब एक बात बताऊं, बेसिक चीजों को जानते लो, बेसिक चीजों को जानते लो बेटा, अभी तो मजा आएगा। तो टेंस पढ़ने के लिए थोड़ा वर्ब को गो थ्रू करना पड़ता है। तो पॉइंट नंबर 6 में ये जाना, पॉइंट नंबर 6 में जाना, आइडेंटिफिकेशन भी टेंस में आपसे काम, और एक टेंस आपको बता दो, हो गया जी। अब देखो भाई, 7th पॉइंट ये हो गया। 7th पॉइंट क्या है बेटा, जो ये वर्ब है ना, हाँ, ये एक होती है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और एक होती है बेटा मेन वर्ब। एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। ठीक है, वेरी गुड। जो हेल्पिंग वर्ब होती है बेटा, वो भी दो टाइप की होती है। एक जिनको बोल दिया जाता है बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स, इनको आप प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं, आप इनको ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं, बाद में कहूंगा, अभी ज्यादा नाम ना आ जाए। ठीक है, और इन्हीं को आप मेरे पुत्र बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स, और एक होती है मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। बेटा मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स में पढ़ते हैं ना, इसी में लिखा था मैंने, विल, शैल, हाँ, और ये बहुत सारी होती है, ऐसे लिख लिया, इनको भी तो जानना पड़ेगा। तो बेटा बचपन से तुमने पढ़ा था, मेन वर्ब होती है और क्या है, ठीक है, और क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब दो तरीके की होती है बेटा, एक तो होती है मॉडल हेल्पिंग वर्ब, जो अंदरूनी इच्छाएं, भावनाएं व्यक्त करती है, इमोशंस व्यक्त करती है ना। एक बेसिक हेल्पिंग वर्ब, बेसिक हेल्पिंग वर्ब में बेटा कुछ हो रहा है तो बी की फॉर्म यूज करते हैं, आपके पास कुछ पोजीशन दिखानी है तो हैव, और कुछ काम एक्शन दिखाना है तो डू। डू का मतलब क्या होता है, करना, ठीक है, एक्शन। तो बेटा बी हैपनिंग को दिखाता है, हैव पोजीशन को दिखाता है, और डू क्या दिखाता है, किसी चीज को करना, ऐसे यूज किया जाता है। ठीक है, ये चीज समझ। तो हेल्पिंग वर्ब दो टाइप की बनती है। डन। अब बेटा बी और हैव, देखो मॉडल्स कभी भी अपनी फॉर्म नहीं बदलते बेटा। मॉडल हेल्पिंग वर्ब से प्राइमरी में क्या फर्क है ना, इनकी फॉर्म अलग है, ये कभी भी फॉर्म नहीं बदलते। तो बेटा मॉडल्स क्या होते हैं, फिक्स्ड। ये तो फिक्स्ड, विल, शैल, ये फॉर्म्स नहीं बदलते कभी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वो ऐसे नहीं बदलते। लेकिन बी बदलता है बेटा, कैसे, देखो देखो, जब हम बात करते हैं बी की, तो बी में ही अलग अलग फॉर्म्स बनाने के लिए बी की फॉर्म से आप बनाते हो इज, एम और आर। भाई ही, शी, किसी सिंगुलर के साथ इज आ गया, एम आई के साथ आता है, प्लूरल के साथ आर आता है, सब पता है ना। इसी के सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में दो आई, वाज और वर। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में बीन आई, कंटीन्यूअस फॉर्म में बेटा बीइंग आ गया, ऐसा है ना। ये बदलती है, ये नहीं बदलती।
अच्छा दूसरा देखो बेटा, जब आप हैव को लेते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है? हैड। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी इसकी क्या होती है? हैड। तो सेम स्पेलिंग होती है। अच्छा जब कंटीन्यूअस फॉर्म बनाते हैं तो बेटा क्या होती है? हैविंग। और बेटा इसकी सिंगुलर फॉर्म क्या होती है? हैज। भाई बी की सिंगुलर फॉर्म में कुछ क्यों लिखा हुआ? यहां बेटा ठीक लिख दिया मैंने जानबूझ के, है ना? इसकी सिंगुलर फॉर्म में आप इज एम आर जैसे सिंगुलर प्लूरल यहां चेंज करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर डू को पकड़ोगे बेटा तो डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड। थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? डन। कंटीन्यूअस फॉर्म कैसे बनाओगे? डूइंग। और सिंगुलर फॉर्म क्या बनती है बेटा? डस। ठीक है, इसलिए इनको अलग से लिखवाना पड़ेगा मुझे। मॉडल तो भाई विल, शैल, वुड, कैन, कुड, माइट, मस्ट वगैरह सारे ऑटो वगैरह सब आ वो मॉडल्स में पढ़ेंगे, मॉडल्स अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। बात समझ आती है? बहुत अच्छे बेटा। अब ध्यान से सुनिएगा, जब आप इन चीजों को इस तरीके से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, आपने वर्ब्स की फॉर्म्स जान ली, ठीक है, इन्हीं से आप सब कुछ बता दिया बेटा। ठीक है, अब एक बात और देखिए नोट करके बेटा, एक चीज होती है वर्ब कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? जोड़ना। वर्ब कंपाउंड का मतलब होता है बेटा जब आप हेल्पिंग वर्ब को, जो मेन वर्ब की मदद करती है, और मेन वर्ब को एक साथ देखते हो, उसी को बेटा वर्ब कंपाउंड बोलते हैं। मतलब ही इज डूइंग हिज वर्क, तो इज डूइंग, ठीक है, इज डूइंग जो आप एक साथ देखोगे बेटा वो वर्ब कंपाउंड है। कंपाउंड जो जोड़कर बनाया जाता है, वर्ब कंपाउंड। हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब को आप एक साथ देखते हो उसको बोलते हैं बेटा वर्ब कंपाउंड। तो एक बात बताओ, जो मैंने ये टॉपिक पढ़ाया आपको, हाँ तो आपको समझ आया बेटा? क्या देखो, मैंने आपकी बहुत प्यारी सी हेडिंग डलवाई थी टेंस। हाँ लेकिन टेंस पढ़ाने से पहले मैंने कहा बेटा इसी में टॉपिक होता है। आपने बोला कौन सा टॉपिक होता है? उस टॉपिक को क्या नाम दिया था बेटा हमने? टेंस और वर्ब बेसिक। क्या आपने इसमें खाली टेंस का बेसिक जाना? नहीं मेरे पुत्र, आपने खाली टेंस का बेसिक नहीं जाना, आप देखो वर्ब का भी बेसिक समझ गए कि कैसे कैसे वर्ब इफेक्ट करती है टेंस। इसीलिए इस टॉपिक को मैं बोलता हूं टेंस वर्ब बेसिक, कि बच्चे को पता चले आपका क्या इंग्लिश में लेवल है, डजंट मैटर, आप जीरो है या अपने आप को अच्छा समझ रहे हैं या बुरा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चीजों को अच्छे से पढ़ लो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है भाई, तो ये वर्ब कंपाउंड हमारा तैयार है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। आगे सुनिए, ठीक है ना भाई, अब चीजों को आगे देखते हैं। मस्त है जिंदगी। देखो अब आगे कैसे देखते हैं। अब बेटा आपने यहां से सीखनी है 8 पॉइंट, जो कि लास्ट पॉइंट है हमारे टेंस का, जो कि लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। बेटा आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस, टेंस को कैसे पहचानिए, कौन सा टेंस, तब मजा आएगा ना टेंस पढ़ने में। बेटा पहले पेज पे टेंस की डेफिनेशन लिखता ही नहीं, मैं कभी लिखते ही नहीं, लिखता ही बच्चा पहले पेज पे डेफिनेशन समझाई जाती है। मेरा इंग्लिश को पढ़ाने का तरीका नजरिया अलग है, मैं रूल से नहीं कराता, मैं चीजों को जीना सिखाने की कोशिश करता हूं ताकि आप इंग्लिश की क्लास में इंतजार करें। हाँ जैसे की क्लास है, हाँ करिए, ध्यान से सुनिए। देखो बेटा कंटेंट की कदर कर लीजिएगा। बच्चे क्या करते हैं, कई बार जो चीज पढ़ रहे हैं उसकी कदर नहीं करते, और जब आप कदर नहीं करते ना भाई साहब, वहीं पर उलझते हैं, वहीं पर फंसते हैं। मेरे पुत्र ये वो तपस्या है मेरी जिसने मुझे नौकरी दिलाई, फिर मैंने नौकरी छोड़ी, फिर पढ़ाना स्टार्ट किया, ऑडी ली, बीएमडब्ल्यू ली, फॉर्च्यूनर, ठीक है भाई साहब, इतनी सारी गाड़ियां हम लोगों ने ली। किस वजह से? सिर्फ इस पढ़ाई की वजह से। किस वजह से रोजी रोटी चल रही है? सिर्फ इस पढ़ाई की वजह से। तो आप होता है ना एक ग्राउंड लेवल से उठ के अच्छे लेवल को कब टच करता हो? सिर्फ पढ़ाई की वजह से। तो बच्चा इसकी कदर नहीं करता, और जब आप इसकी कदर नहीं करते हो ना, वहीं से चीजें खत्म कर लेते। आप ये सोचते हो आपको जॉब चाहिए इंग्लिश पढ़ो, बेटा क्या आपको वाकई में ये लगता है कि खाली जॉब के लिए इंग्लिश पढ़ी जाती है? चलो भगवान परमिता परमात्मा करे, आपको बहुत प्यारी सी नौकरी मिल जाए, आप बेटा ऑफिसर बन गए, एंड यू रियली डू नॉट नो हाउ टू स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज, समवन इज ट्राइंग टू टॉक टू यू इन इंग्लिश ओनली एंड यू आर ट्राइंग टू रिप्लाई टू हिम इन द हिंदी लैंग्वेज। डू यू रियली थिंक यू कैन फेस दिस सिचुएशन? क्या आपको सच में लगता है ऐसी सिचुएशन को फेस कर पाएंगे? तो आप ये बेवकूफियत है। आपको लग रहा है बेटा उस टाइम पे बड़ा बुरा फील होता है, यार मैंने इंग्लिश तो पढ़ ली हाँ, पर खाली पेपर निकालने के लिए पढ़ी। क्या नहीं किया आपने? उसको अपना नहीं माना, आपने मैथ्स तो पढ़ा पर खाली पेपर निकालने के लिए पढ़ा। मसला क्या? क्यों? क्या आपको रियली लगता है कि मैथ्स में काम नहीं है? हर चीज काम आनी भाई, हर चीज काम आनी, हर एक चीज। आपको लंबे समय तक मैथ्स याद है? मुझे याद है क्या पूछा तू, सपोज कोई बच्चा है कहीं भी आप चले गए, कुछ पूछने की कोशिश कर रहा है, या आप सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, आपसे बच्चे पूछने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपसे कह रहे हैं भैया बताओ ना मैथ्स की तैयारी कैसे करूं, एंड यू आर जस्ट लाइक यार मैथ्स की तैयारी कैसे करेगा? आप नौकरी लगे 5 साल बाद भी कोई पूछा मैथ्स की तैयारी कैसे करूं, तुम बता रहे हो देख भाई मैथ्स में ये टॉपिक होते हैं, हां और ये करना है, तुझे ये करना है। भाई सामने वाला क्या इंप्रेस हो कि ये वो बंदा है जिसने हर सब्जेक्ट को जिया है, नौकरी निकालने के लिए नहीं पढ़ा। देखो यहां बच्चा ये सोचता है नौकरी मिल जाए, एक बार मैं तो किताबों को आग लगा, कभी लाइफ में नौकरी नहीं मिलेगी, कभी लाइफ में नौकरी नहीं मिलेगी। तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना, उसमें इंटरेस्ट कैसे क्रिएट होगा बेटा? उसमें इंटरेस्ट कैसे क्रिएट होगा? आप खुद से सोचो। मेरे और आपके इमोशंस कैसे जुड़ेंगे? मेरे और आपके इमोशंस तब जुड़ेंगे जब मैं आपको अपना काम मान करना पढ़ाऊं। मैं आपको इसलिए पढ़ाऊं कि आप बोलो सर बहुत अच्छा पढ़ाया आपने, मजा, मैं उस चीज के लिए पढ़ाऊं, क्या हम लोग को अच्छा लगेगा, एप्रिशिएट करेंगे, पढ़ाई तारीफ करेंगे, हाँ अच्छा लगेगा, कोई नौकरी लगेगा, उसने मेहनत की, उसकी मेहनत के रास्ते में थोड़ा सा मेरा भी योगदान रहा, अच्छा महसूस हो, उसके लिए पढ़ाऊंगा तो मैं ज्यादा अच्छा पढ़ा पाऊंगा। मैं पैसे के लिए पढ़ाऊंगा तो मैं ज्यादा अच्छा नहीं पढ़ा पाऊंगा। यही साथ आपके लिए, ठीक है, यही साथ आपके लिए। नहीं बेटा ऐसा मेरे हिसाब से बिल्कुल मत करो। कहते हैं कि सर खाली नौकरी के लिए मैथ्स पढ़ ले तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इंपॉसिबल। खाली नौकरी के लिए क्यों मैथ्स पढ़ोगे? आपको क्या लगता है मैथ्स काम नहीं है? सच में लगता है कि आपको मैथ्स काम नहीं है? कभी कभी मजाक में बोलते हैं मैथ्स कहां काम आना यार, इंग्लिश काम आना, इंग्लिश भाषा इसलिए काम आनी भाई, काम तो मैथ्स ही आना है, काम तो जीएस आना है, काम तो जीएस आना है टेक्निकली। तो आप कहीं पे अगर आपको स्पीच देंगे, पढ़ने के लोग बैठे हैं, वो कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ डिस्कस कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में ये चल रहा है, आपके क्या विचार हो? आप भाई साहब पूरा का पूरा वहां पर सारी चीजों को एक होता है एनालाइज करके बता रहे हैं। मेरे हिसाब से भाई ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है जो हमारी कंट्री है, तो अपने देश के बारे में जानना कहां गलत है बेटा? और एक आप ब्लैंक मान जाओ यार, पता नहीं मेरे को तो हिस्ट्री के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, ज्योग्राफी ज्यादा कुछ पता है, क्या कर लोगे यार? ठीक है, तो इस भाषण को याद रखना जी। टेक्निकली इज्जत तो हर चीज दिलाई, ठीक है, टेक्निकली रिस्पेक्ट तो हर चीज दिलाई, इंग्लिश में रिस्पेक्ट दिलाएगी, मैथ्स भी दिलाएगी, जीएस भी दिलाएगी, और रीजनिंग भी दिलाएगी। रीजनिंग आपका आईक्यू लेवल चेक करेगी, अवेयरनेस चेक करेगी, ठीक है। जब इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा। एक बच्चा पूछा आपने जो मैं जोक से ज्यादा मजा पढ़ाने में आता है ना, होता है इंटरेस्ट क्या चीज है, और बेटा पढ़ाने में मजा भी आता है, ऑफ कोर्स उससे कई गुना इनकम भी ज्यादा है, तो दोनों फैक्टर हो गया, जो काम पसंद भी हो और उसमें इनकम भी ज्यादा हो, तैयारी तो सोने पे सुहागा हो गया, वो काम पसंद भी है उसमें इनकम भी ज्यादा है। तो एक बात बताओ, ये तो वो बात हो गई बेटा, एक बच्चे को क्रिकेट पसंद भी है और उसका सिलेक्शन भी हो गया, मतलब वो काम भी वो कर रहा है जो उसको बचपन से पसंद है, और उससे पैसा भी बहुत सारा कमा रहा है, बाहर किनारे हो गए, है ना भाई? चलो ध्यान से सुनिएगा। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस कैसे पहचानोगे? अब बड़ा आसान काम हो गया, ध्यान से देखिए। देखो ही इज डूइंग हिज वर्क, अब लिखो एग्जांपल, ही इज डूइंग हिज वर्क, पहचानो। अब क्या करोगे? चलिए एक एग्जांपल टेंस का दूंगा मैं आपको। इसको देख के क्या बोलोगे? हेल्पिंग वर्ब, ये क्या मेन वर्ब, हेल्पिंग मेन एक्शन दिखाई तो मेन वर्ब। इसको देख के क्या बोलोगे? कंटीन्यूअस। बेटा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, हां इसको देख के क्या बोलोगे? प्रेजेंट। यही सिखाया ना, तो ये प्रेजेंट फॉर्म है बेटा, ये कंटीन्यूअस फॉर्म है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। अच्छा एक बात बताओ, जब आप बोलते हो दे गो देयर, हां तो बेटा इसमें तो कोई वर्ब ही नहीं है, अगर कोई वर्ब नहीं है तो खाली वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। अब फर्स्ट फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है? प्रेजेंट फॉर्म होती है। क्या इसके आगे कुछ है? प्रेजेंट परफेक्ट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तो ये डेफिनेट नहीं है, डेफिनेट नहीं तो इनडेफिनेट है, इसलिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनेट ऐसे बोलते हैं बेटा।
क्योंकि उसके बाद कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं तो इंडेफिनिट फिक्स ही नहीं है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। सही, आगे सुनिएगा मेरे भाई। अगर मैंने बोल दिया दे हैव डन देयर वर्क, उन्होंने अपना काम कर लिया है, अब सोचो कौन सा, साथ साथ कॉपी करिएगा बेटा। भाई ये फर्स्ट फॉर्म है, ये परफेक्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से क्या बोलते हो बेटा, परफेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से क्या बोलते हो, प्रेजेंट, तो कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट। आओ बेटा, अगर मैं ये बोल दूं दे हैव बीन, ठीक है अब बना दोगे आप, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। देखो बेटा, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, ये कंटीन्यूअस फॉर्म है बेटा। फर्स्ट फॉर्म को देखकर क्या बोला, प्रेजेंट, उधर थर्ड फॉर्म को देखकर क्या बोला, परफेक्ट, और फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी को देखकर क्या बोला, कंटीन्यूअस। तो कौन सा टेंस बना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसका मतलब मैं कहता रहा था वर्ब ही टेंस डिसाइड करती है, वर्ब ही टेंस डिसाइड करती है, ठीक है भाई, वर्ब ही टेंस डिसाइड करती है, वर्ब ही टेंस डिसाइड करती है। तो आपको टेंस का भी बेसिक तैयार हुआ, वर्ब का भी बेसिक तैयार हुआ, टेंस की आइडेंटिफिकेशन आ गई, वर्ब पहचाननी आ गई क्या होती है, कैसे कैसे फॉर्म बनते हैं। अब आएगा ना मजा टेंस पढ़ने में, पता तो हो चीजों का लॉजिकल। डन हो भाई, आ जाओ अब पास्ट पहचानना भी सीख ले। कॉपी करते रहने एग्जांपल्स को उठा दूं या अगले पेज पे आप यहां तक कॉपी और अगले पेज पे सिखा देता हूं। तो भाई मेरे 8 टाइप आपने देखा, चीजें कूल हो गई। कौन सी किताब इंग्लिश की बेस्ट, मेरी किताब, ये पूछने की बात है ये छोटे पूछने की बात है बेटा, हैं मैं अपनी किताब के अलावा दूसरी किताब का नाम क्यों लूंगा, ये तो लॉजिक है बेटा। मैंने अपनी किताब 2-2.5 साल लगाए हैं, तो उससे अच्छी मैं किसी को भी क्यों बोलूंगा बेटा, सारी किताब अच्छी है। आप मेरे स्टूडेंट हैं तो मेरी किताब पढ़ेंगे, कोई और दूसरे टीचर के पास पढ़ रहा होगा बेटा, उनकी किताब पढ़ेगा, सिंपल है। हर टीचर अपना मेहनत करके अपनी किताब लिखता है, हर टीचर सोचता है हर बच्चा उसी की किताब खरीदे। भाई ये तो लॉजिकल है, दूध पीते बच्चे पढ़ना, तुम ये तो बात समझते हो है भाई, ठीक है जी। जब बेटा मेरी बुक करोगे आपको बाकी किताबों से बेसिक एडवांस सारे लेवल आपको मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले किताब की बात में जानकारी लेना बेटा, किताब खरीदने के पहले लायक हो जाओ, पहले लायक हो जाओ, अभी कुछ नहीं खरीदना आपने, पहले पढ़ लो, पहले लायक हो जाओ, किताब खरीद के क्या करोगे, पढ़ लो। अच्छा पढ़ने के लिए इंग्लिश की कौन सी किताब, कुछ नहीं लेना बेटा, पढ़ने के लिए इंग्लिश की कोई किताब नहीं लेनी, वो सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिस किताब लेनी बेटा, प्रैक्टिस बुक्स लेनी, ठीक है। वो क्या कौन सी बुक सब बता चुका मैं, पहले की क्लास देख लो, टाइम पास बिल्कुल नहीं। आइए जी डन है, चलो जी छुटकुमियां। अब आगे देखो भाई, और एग्जांपल लिखो इसके। अगर मैं ये कहता हूं ही वेंट देयर, ही वेंट देयर, और मैं क्या बताऊं कौन सा टेंस आप बोलोगे, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है, पास्ट फॉर्म, पास्ट के बाद कुछ लिखा है, कुछ भी नहीं तो इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अच्छा बेटा एक बात बताओ, मैंने बोल दिया शी वाज क्लीनिंग हर रूम, शी वाज क्लीनिंग हर रूम, हां बेटा इसको देख के क्या बोलोगे, सेकंड फॉर्म है, ये कंटीन्यूअस फॉर्म है, सेकंड फॉर्म को देखकर क्या बोलोगे, पास्ट, थर्ड फॉर्म को देखकर क्या बोलोगे, कंटीन्यूअस, तो पास्ट कंटीन्यूअस हो गया। तो कोई टेंशन नहीं, पहचान लोगे, एग्जांपल की जरूरत नहीं, कोई भी टेंस लिखो बेटा पहचान लोगे। अभी तो मैंने आइडेंटिफिकेशन सिखा दी, फिर सारी टेंस वाइज भी सिखाऊंगा मैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्मेट लिखाऊंगा, पास्ट में पास्ट के फॉर्मेट लिखाऊंगा, फ्यूचर में फ्यूचर के फॉर्मेट लिखाऊंगा, मीनिंग निकालना सिखाऊंगा, एप्लीकेशन सिखाऊंगा, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, प्री में कैसे आते हैं, मेंस में कैसे आते हैं, सारे एग्जाम्स को कवर करते हुए हम चलेंगे, ठीक है। चलिए जी छुटकुमियां, तो अब यहां से आपको चीजों को समझ लेना है। अब ध्यान देना, नहीं बेटा वर्ब खाली एक्शन नहीं होती, वो बहुत कुछ दिखाती, समय को भी रिप्रेजेंट कर दिया, एक्शन को भी रेफरेंस दे रही, बहुत कुछ बेटा वर्ब खाली एक्शन। तो हमारा एक टॉपिक खत्म हुआ बेटा, ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अब आपको टेंस और वर्ब का बेसिक पता है, अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक करना है वो टॉपिक हमने करना है हमारा टाइम एंड टेंस, ठीक है, और हमारा यूज ऑफ टेंस। उस तरीके से अब हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, एक एक करके चीजों को पढ़ते चले जाएंगे नेक्स्ट क्लास। तो यहां तक कब आपका होमवर्क क्या है, आपको सारी चीजें रिवाइज करनी है, लेकिन रक्षाबंधन पर बेटा स्टाफ भी घर जा रहा है तो ऑफिस हम लोग बंद रखेंगे, तो आपकी क्लासेस ऑफ रहेंगी 11 को, 12 को, 13 को, फिर सैटरडे संडे भी पड़ रहा है बीच में है ना, तो ऑटोमेटिकली छुट्टियां मिल रही हैं आपको 11, 12, 13। तो डायरेक्ट आपकी जो क्लास होगी वो बेटा 16 ऑफ अगस्त को आप, है ना भाई, डन है। तो यहां पर आपकी मुलाकात होगी टेंस की 3rd नंबर क्लास। तब तक क्या करना है, तब तक आपके पास मैंने कहा था सुनहरा मौका है अपनी वोकैब को पुश करने का। YouTube पर अपना जो वोकैब क्लासेस है 164 बेटा दिन की 4-5 क्लासेस देख के बहुत सारी क्लासेस कवर करो। वोकैब की बुक के लिए मैंने बोला था बुक से पहले चैप्टर से उसे याद करना स्टार्ट कर दो, तब तक ये सुनहरा मौका आपके पास। तो कभी भी ठीक है ना, इन चीजों में जो है ऐसा मत करिएगा कि टाइम वेस्ट कर दो, आप चीजों को सही तरीके से यूटिलाइज कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो अगली क्लास में अब हम टेंस की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, बेसिक पार्ट खत्म हुआ, अब नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एप्लीकेशंस पर ध्यान देंगे। थैंक यू सो मच, खुश रहें, आबाद रहें और यूं ही मुस्कुराते हुए मेहनत करते रहें। मुलाकात 16 तारीख को, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं रक्षाबंधन की, आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो रिस्पेक्ट कीजिए, अपने देश की रिस्पेक्ट कीजिए, अपने मां बाप की रिस्पेक्ट कीजिए, खुद की, और खुद से उस वादे की आप मेहनत करके अपनी नौकरी जितनी जल्द से जल्द हो। बाय बाय, टेक केयर।